दोस्तों, जब डीएम साहिबा एक साधारण महिला बनकर बाजार में निकली तो उसे पता चलता है कि बाजार केवल सामान खरीदने और बेचने की जगह नहीं है, एक कब्रगाह बन गया है। वहां का दरोगा रात में उनसे पैसा वसूली करता है, उन्हें मजबूर किया जाता है और जो नहीं देता है तो उसके दुकान को जला दिया जाता है। उनको वहीं बुरी तरह से मारा जाता है और उनके बहू बेटियों के सामने उनका मजाक बनाया जाता है। जब डीएम साहिबा भश बदल कर खुद फल बेचने वाली बनकर पहुंची तो उसके साथ भी वही काम हुआ। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ। जब अनन्या ने अफसर का चार्ज लिया ना, तो सोचा था सिस्टम में रहकर कुछ बदलने की कोशिश करेंगी, लेकिन जो पहली ही फाइल उनके सामने आई उसमें कुछ ऐसा था कि रूह तक कांप गई। दुकानदार, वो छोटे मोटे लोग जो सुबह से लेकर रात तक 2 पैसे के लिए खपते हैं, वह लोग आत्महत्या कर रहे थे। वजह थी दरोगा की अवैध वसूली, हफ्ता वसूली। सोचो कोई कितनी मजबूरी में होगा जो अपनी जान दे दे। अनन्या बैठी बैठी बहुत देर तक कुछ सोचती रही, फिर एकदम से उनकी आंखों में आग सी जल उठी। बोली, अब बहुत हो गया, इस गंदगी को खत्म करना ही पड़ेगा। अंदर से और जड़ से भी वह जानती थी कि सिर्फ ऑफिस में बैठकर फाइलें पलटने से यह गंदगी नहीं साफ होने वाली। एक रात उन्होंने ठान लिया, अब वक्त आ गया है मैदान में उतरने का। उसी रात उन्होंने अपना असली चेहरा छिपा लिया, पहन ली एक सीधी साधी सलवार कमीज, सिर पर लिया पुराना सा दुपट्टा और चेहरे पर बना लिया एक नकली दाग, जैसे कोई मामूली औरत हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह औरत वही अनन्या है। शहर की सबसे पावरफुल अफसर। करीब रात के 9 बजे होंगे। अनन्या अपनी पुरानी सी साइकिल लेकर गलियों में निकली। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन साथ ही कुछ हलचल भी। गली के हर मोड़ पर डर घुला हुआ था। कोई जोर से बोल भी नहीं रहा था, जैसे आवाज भी डरती हो। चलते चलते एक चाय की दुकान दिखी। दुकान छोटी सी थी, पर जलती हुई ढिबरी और उसमें चाय का उबलता पानी बता रहा था कि कोई अंदर है। अनन्या रुकी और देखा, एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से चाय बना रहा है। अनन्या ने धीरे से पूछा, बाबा, इतनी रात को दुकान क्यों खोल रखी है? बूढ़ा चाय वाला पहले तो चौंका, फिर धीरे से बोला, बेटियां फुसफुसाना का टाइम हो गया है। अनन्या थोड़ा चौंकी, कौन फुसफुसाना? बूढ़ा फिर से इधर उधर देख के बोला, दारोगा रघुवीर सिंह हर दुकान से 5 लाख लेता है और जो ना दे उसकी दुकान में आग लग जाती है। यह सुनते ही अनन्या का खून खौल उठा, मगर उसने खुद को संभाला। चेहरा शांत रखा, पर अंदर लावा फूट रहा था। अभी वह कुछ सोच ही रही थी कि एक तेज हेडलाइट की रोशनी से पूरी गली चमक उठी। एक पुलिस की जीप अंदर घुसी। गाड़ी से उतरा रघुवीर, लंबा चौड़ा, आंखों में गंदा सा घमंड और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो झड़ से भी जहरीली लगे। उसके पीछे 4 सिपाही थे, सबके हाथ में लाठी और बंदूकें। गली में खामोशी छा गई थी। दुकानदार एक एक करके उसकी जीप के पास जा रहे थे और लिफाफा पकड़ा रहे थे। सबके चेहरों पर डर लिखा था, लेकिन तभी एक लड़का होगा, कोई 22 साल का, उसने लिफाफा देने से मना कर दिया। रघुवीर ने उसकी तरफ देखा और अपनी वही जहरीली मुस्कान फेंकी। अनन्या दूर खड़ी सब देख रही थी और उसे समझ आ गया, आज की रात कुछ बहुत भयानक होने वाला है। उन्होंने चुपचाप मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वह जवान लड़का था रमेश, उसकी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। मां बीमार थी और वह लाख दवा के लिए जोड़ रहा था, लेकिन दारोगा को नहीं देना चाहता था। रमेश ने कहा, दारोगा साहब, मेरी मां मर रही है, मेरे पास देने को कुछ नहीं। रघुवीर ने हंसते हुए कहा, तेरी मां मरे या तू, मुझे मेरे पैसे चाहिए। फिर उसने सिपाहियों को इशारा किया। 2 सिपाहियों ने रमेश को पकड़ा, दुकान में पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। रमेश चीखता रहा, नहीं, मेरी दुकान मत जलाओ। आग की लपटें आसमान तक उठ गईं। रमेश की मेहनत पल में राख हो गई। रघुवीर ने उसके सामने नोटों का बंडल फेंका और बोला, अगली बार समझदारी से काम करना। अनन्या की आंखों में आंसू थे। उन्होंने वह पल कैमरे में कैद कर लिया। वह जानती थी इस शहर को अगर बचाना है तो अब मैदान में उतरना ही होगा। रात को उन्होंने सबूतों के साथ अपने क्वार्टर में बैठकर प्लान तैयार किया। उन्हें पता था रघुवीर अकेला नहीं है, उसके पीछे बड़े लोग हैं।
शायद नेता, शायद पुलिस अफसर, उन्हें और सबूत चाहिए थे। उन्होंने अपने भरोसेमंद असिस्टेंट सुनील को बुलाया, तेज तर्रार, बहादुर और अनन्या के लिए जान देने को तैयार। अनन्या ने कहा, सुनील, मुझे रघुवीर की हर हरकत पर नजर चाहिए। सुनील बोला, मैडम, यह खतरनाक है, अगर उसे भनक लग गई तो मेरी लाश भी नहीं मिलेगी। अनन्या ने उसका कंधा ठपठपाया, मुझे तुम पर भरोसा है। सुनील ने मिशन शुरू किया। उधर अनन्या ने फिर बेच बदला, इस बार फल बेचने वाली बनी। उन्होंने देखा रघुवीर की जीप एक होटल के पीछे रुकी। एक आदमी काले कोट में आया, रघुवीर को बैग थमाया। अनन्या ने फोटो खींची। सस्पेंस गहराता जा रहा था। क्या यही मास्टरमाइंड था? इसी बीच सुनील को पता चला कि रघुवीर हर हफ्ते एक सुनसान गोदाम में जाता है। वो वहां गया और छिप कर देखा। नोटों के ढेर, हथियार, हिसाब किताब करने वाले लोग। उसने वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन तभी एक सिपाही ने उसे देख लिया। सुनील भागा। पुलिस सिपाही उसका पीछा करने लगे। तभी वह एक गली में फंस गया और फिर सिपाही पकड़कर उसे मारने लगे। लहूलुहान हालत में उसने अनन्या को आखिरी कॉल किया, मैडम, गोदाम सबूत है, माफ करना। फोन कट गया। अनन्या का दिल कांप गया। वह डर गई, लेकिन रुकी नहीं। उन्होंने कसम खाई, सुनील की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। सारे सबूत इकट्ठा कर उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने शहर के सभी दुकानदारों को गुप्त रूप से एक मंदिर में बुलाया। अनन्या ने भेष उतारा और बोली, मैं आपकी डीएम हूं, अब अत्याचार के खिलाफ जंग शुरू होगी। दुकानदारों की आंखों में उम्मीद जागी। उन्होंने कहा, हम आपके साथ हैं। योजना बनी, रघुवीर को उनके हाथों पकड़ना है। रात गहरी होती जा रही थी और शहर की सड़कों पर डर और साजिशें साथ साथ चल रही थीं। डीएम अनन्या अब सिर्फ अफसर नहीं, बल्कि एक योद्धा बन चुकी थी। सुनील की लहूलुहान कॉल के बाद उन्होंने चैन की नींद लेना छोड़ दिया था। सुबह की पहली किरण के साथ अनन्या एसपी ऑफिस पहुंची। वह जानती थी कि अब अगला कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि दुश्मन अब छिपा नहीं था, बल्कि ताकतवर था। उन्होंने एसपी को जानकारी दी। बिना अपने कुछ भरोसेमंद पुलिस अफसरों को बुलाया, जिन पर उन्हें पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा, अब वक्त है सच को उजागर करने का। लेकिन हर कदम सावधानी से। उधर शहर में खबर फैल गई थी कि डीएम ने दारोगा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दुकानदारों में हलचल थी। डर के साथ साथ उम्मीद भी जाग रही थी। रघुवीर बेचैन हो उठा। उसका नेटवर्क हिला था, लेकिन उसे यकीन था कि उसके पीछे जो लोग हैं, राजनीति से लेकर पुलिस तक, वह उसे बचा लेंगे। उसने अपने आकाओं से संपर्क किया। मैडम, हरकत में आ गई है, क्या करना है? जवाब आया, डराओ, हटाओ, जरूरत पड़ी तो खत्म कर दो। रघुवीर ने शहर में अपने मुखबिर फैला दिए। उसका टारगेट अब अनन्या थी, लेकिन अनन्या भी तैयार थी। उन्होंने रमेश को बुलवाया। रमेश, जिसकी दुकान जलाई गई थी, अब खुद सबूत बन चुका था। तुम्हें गवाही देनी होगी, अनन्या ने कहा। रमेश थोड़ा कांपा। मैडम, वो लोग मुझे मार देंगे। नहीं रमेश, अनन्या ने कहा, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे पूरा सिस्टम है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पीछे मैं हूं। रमेश ने हां कहा। उसकी आंखों में डर की जगह जिद आ चुकी थी। इधर सुनील अब भी अस्पताल में था, लेकिन होश में आ गया था। उसने अनन्या को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, मैडम, गोदाम के सीसीटीवी की बैकअप हार्ड डिस्क एक पुरानी लाइब्रेरी में छिपाई गई है, वहां। अनन्या ने सुनील का हाथ थाम लिया। अब और नहीं बोलो, मैं सब समझ गई। उसी रात अनन्या और उनकी छोटी सी टीम लाइब्रेरी पहुंची। वह जगह वीरान थी। दीवारों पर धूल थी और किताबें बेतरतीब फैली थीं, लेकिन एक पुराना अलमारी जिसमें ताला लगा था, उनका निशाना था। ताला तोड़ा गया। अंदर से एक मेटल बॉक्स निकला और बॉक्स में वह हार्ड डिस्क। अनन्या ने चैन की सांस ली। अब उनके पास पुख्ता सबूत था। अगले दिन उन्होंने सबूतों की जांच के लिए एक गुप्त फॉरेंसिक टीम को बुलवाया। वीडियो क्लियर था। रघुवीर नोट गिन रहा था। उसके साथ एसपी साहब और वह काले कोट वाला आदमी भी मौजूद थे। अनन्या ने फॉरेंसिक रिपोर्ट हाथ में ली और कहा, अब बारी है हमला करने की। उन्होंने प्लान तैयार किया। शहर के सबसे बड़े होटल में अगले दिन रात को एक बैठक होने वाली थी, जहां पूरे नेटवर्क के लोग इकट्ठा होने वाले थे। अनन्या ने फैसला किया कि वह खुद वहां जाएंगी। एक बार फिर भेष बदलकर इस बार वह वेटर के रूप में वहां पहुंची। उनके पास एक छोटा कैमरा था जो उनके कॉलर में छिपा था।
होटल के प्राइवेट हॉल में एक टेबल पर रघुवीर एसपी और काले कोट वाला आदमी बैठे थे। बातें हो रही थीं, भविष्य की योजनाएं, नए ठिकाने और सबसे अहम बात, अनन्या को खत्म करने का प्लान। रघुवीर बोला, वो औरत ज्यादा चालाक है, उसे अगर अब नहीं रोका तो हम सब गए। काले कोट वाला आदमी, जो बाद में एक मंत्री निकला, हंसा और बोला, तो खत्म कर दो। उसे अनन्या की मुट्ठी बंध गई, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। वह सब रिकॉर्ड कर रही थी। वह हॉल से निकली और सीधे अपने ऑफिस पहुंची। उस रात उन्होंने पूरे ऑपरेशन की रूपरेखा बनाई। नाम था ऑपरेशन सफाया। अगली सुबह शहर में हलचल थी, लेकिन अनन्या शांत थी। उन्होंने हर जगह अपनी टीम को तैनात किया। वह जानती थी अब सब कुछ दांव पर है। शाम होते ही ऑपरेशन शुरू हुआ। गोदाम, होटल और एसपी ऑफिस, तीनों जगह एक साथ छापे मारे गए। पूरे शहर में सायरन गूंजे। रघुवीर को गोदाम से पकड़ा गया, एसपी साहब को उनके ऑफिस से और मंत्री को होटल से, जहां वह एक और मीटिंग कर रहा था। टीवी चैनलों पर हेडलाइन चली, भेष बदलकर डीएम ने गिराया। भ्रष्टाचार का सिंडिकेट। शहर में लोग सड़कों पर उतर आए। तालियों की गूंज थी, लेकिन अनन्या जानती थी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जिन्होंने लूटा वह पकड़े गए, पर जो चुप रहे वह भी गुनहगार हैं। अगला कदम उन पर होगा और यहीं से शुरू होती है। रघुवीर, एसपी और मंत्री सलाखों के पीछे थे, लेकिन अनन्या जानती थी कि यह केवल परत का ऊपरी हिस्सा है। असली ताकत तो वह लोग थे जो पर्दे के पीछे बैठकर यह सब चला रहे थे। अब बारी थी उन चेहरों को बेनकाब करने की, जो अब तक अपनी चुप्पी और पावर की आड़ में बचे हुए थे। सुबह की मीटिंग में अनन्या ने अपनी टीम से पूछा, हमने उन्हें पकड़ा जो वसूली कर रहे थे, लेकिन वह कौन है जो इस सिस्टम को चलाने दे रहे थे? वह अफसर, वह राजनेता, वह व्यापारी जो सालों से खामोश थे। क्यों? तभी रमेश ने कहा, मैडम, कुछ लोग अब भी हर हफ्ते पैसा देने आ रहे हैं। डर अभी भी जिंदा है। अनन्या चुप हो गई, फिर बोली, अब हमें उन लोगों को सामने लाना है जो खुद को निष्पाप समझते हैं। चुप्पी भी एक अपराध है। उन्होंने नया अभियान शुरू किया, ऑपरेशन चुप्पी तोड़ो। इसके तहत उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जिससे लोग गुप्त रूप से अपनी बात कह सकते थे। पहले दिन 3 कॉल आए, दूसरे दिन 17, तीसरे दिन 50। एक कॉल ने अनन्या को झक छोड़ दिया। फोन पर एक महिला थी जिसकी आवाज कांप रही थी। मैडम, मेरे पति की मिठाई की दुकान थी। उन्होंने 3 महीने पहले वसूली से तंग आकर जहर खा लिया था। मैंने एफआईआर कराई थी, लेकिन पुलिस ने कहा सबूत नहीं है। उसी दिन से मैं चुप थी। अनन्या ने उसका पता लिया और उसी शाम उसकी दुकान पर पहुंची। महिला ने अपने पति की डायरी दिखाई। हर तारीख, हर भुगतान का हिसाब लिखा था। अनन्या को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। आपके पति की मौत बेकार नहीं जाएगी, अनन्या ने कहा। अब उन्होंने तय किया कि चुप्पी से पर्दा उठेगा। अगले हफ्ते एक जनसभा रखी गई। शहर के सारे दुकानदार बुलाए गए। स्टेज पर सिर्फ एक कुर्सी थी, जिस पर बैठी थी डीएम अनन्या। उन्होंने माइक उठाया और कहा, आज मैं आप सबसे कुछ नहीं मांगने आई हूं, मैं आपको आपकी आवाज लौटाने आई हूं। अब आप बोलेंगे खुलकर। बिना डर के पहले कुछ देर खामोशी रही। फिर एक बुजुर्ग खड़ा हुआ। मैं 15 साल से इस शहर में दुकान चला रहा हूं। मैंने पहली बार किसी अफसर को डर के खिलाफ खड़ा देखा है। तालियां बजी। फिर एक महिला बोली, मैंने आज तक किसी को सच बोलते नहीं देखा, लेकिन आज मैं बोलूंगी। उस दिन 72 लोगों ने गवाही दी, 31 ने नाम बताए। अनन्या ने सब रिकॉर्ड करवाया, लेकिन असली झटका तब लगा जब एक 13 साल की बच्ची आई और बोली, मेरे पापा की दुकान जलाई गई। वह कहते थे पुलिस वाले भगवान होते हैं, लेकिन भगवान ने ही हमें जलाया। पूरा मैदान सन्न रह गया। अनन्या ने आंखें बंद कर लीं और खुद से कहा, अब यह जंग सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, बल्कि टूटे भरोसे के खिलाफ भी है। इसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि हर गली, हर मोहल्ले में जन सुनवाई की जाएगी। उन्होंने मोबाइल यूनिट्स बनवाई जो रिक्शा पर चलती थीं, बोलो मत डरो नाम से, जहां लोग जाकर अपनी बात कह सकते थे। 1 महीने में 342 गवाही, 109 नाम और 19 नए केस सामने आए। पर जैसे ही केस बढ़े, सिस्टम की असली ताकत डराने लगी। अनन्या पर दबाव आने लगा। मंत्री से लेकर दिल्ली तक से कॉल आने लगे, बहुत हो गया, अब अपनी सीमा में रहिए। डीएम मैडम, लेकिन अनन्या ने कहा, सीमा वहीं होती है जहां अन्याय की शुरुआत होती है।
उनके ऑफिस के बाहर धमकी भरे पोस्टर चिपकाए गए। रात में बाइक पर आए, लड़कों ने पत्थर फेंके, लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे शहर के स्कूलों में एक पहल शुरू की। ईमानदारी सप्ताह। बच्चे अपने माता पिता से भ्रष्टाचार की कहानियां लेकर आते और खुलकर चर्चा करते। एक दिन एक लड़के ने कहा, मेरे पापा कहते हैं रिश्वत देना भी मजबूरी है। अनन्या ने जवाब दिया, पर मजबूरी को आदत मत बनने दो, क्योंकि एक दिन वह आदत तुम्हारी हिम्मत खा जाएगी। अब पूरा शहर बदला हुआ था। डर की जगह चर्चा थी, लोग खुलकर बोल रहे थे। लेकिन तभी एक गुमनाम चिट्ठी आई। आपने छोटे लोगों को पकड़ लिया। असली राजा अब भी सिंहासन पर बैठा है। उसका नाम कोई नहीं जानता। वह सिर्फ एक कोड से जाना जाता है कि नो अनन्या के होश उड़ गए। उन्होंने सुनील को बुलाया, जो अब ठीक हो गया था। तुम्हें केई के पीछे जाना है, अनन्या ने कहा। सुनील बोला, मैडम, अब जान की बाजी लगानी होगी। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा तो लगाओ, क्योंकि यह शहर अब और खामोश नहीं रहेगा। सुबह की पहली रोशनी में भी अनन्या की नींद टूटती नहीं थी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ शहर का नहीं था, सिस्टम का था कि नो यह नाम अब उसके मन में गूंजता रहता। कौन था वह एक आदमी, एक कोर्ट या एक संगठन? सुनील अब ठीक हो चुका था और उसने सबसे पहले वही सवाल दोहराया जो अनन्या के दिल में था। मैडम, K9 की असली पहचान निकालनी है, लेकिन इसके लिए हमें सिस्टम के और अंदर जाना होगा। अनन्या ने कहा, K9 को पकड़ना है, लेकिन बिना कोई गलती किए अगला कदम आखिरी भी हो सकता है। उन्होंने एक कोर टीम बनाई, सिर्फ 5 लोग, सुनील, रमेश, 2 भरोसेमंद पत्रकार और एक साइबर एक्सपर्ट काम बंडा। सुनील जमीन पर पत्रकार ताकतवर लोगों की प्रोफाइल खंगालने, साइबर एक्सपर्ट डिजिटल ट्रेन पर, और अनन्या केंद्र में साइबर एक्सपर्ट ने कुछ ईमेल और इनक्रिप्टेड मैसेज ट्रेस किए। उसमें एक नाम बार बार आ रहा था, शक्ति फाउंडेशन। यह नाम शहर में एक NGO के तौर पर जाना जाता था, लेकिन असल में यह एक मुखौटा था रमेश को। उस फाउंडेशन में भेजा गया एक स्टाफ के रूप में। वहां उसने देखा फॉर्मल कपड़ों में लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ रिपोर्ट नहीं, बल्कि ब्लैकमेल की लिस्ट चला रहे थे। किस अफसर को कितना पैसा दिया गया, कौन सी वीडियो कब रिलीज करनी है, किसे डराना है, सब कुछ लिखा था। सुनील और रमेश ने मिलकर फाउंडेशन के पीछे के ट्रस्टियों की जांच की। एक नाम उभरा, करण शेखावत, शहर में रहने वाला एक अमीर कारोबारी जो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहता था। लेकिन जब कॉल रिकॉर्ड निकाले गए तो सामने आया कि रघुवीर और ECP उससे लगातार संपर्क में थे। अनन्या ने कहा, तो K9 वही है। करण शेखावत पर यह बात साबित करनी आसान नहीं थी। उसके खिलाफ कोई डायरेक्ट सबूत नहीं था। इसीलिए अनन्या ने प्लान बनाया। करण को उसके ही खेल में फंसाने का पत्रकारों ने एक झूठी रिपोर्ट फैलाई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।